गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग पिछले हफ्ता पढ़े थे प्रकाश का प्रावर्तन। प्रकाश का प्रावर्तन में रीडिंग सेक्शन था, हम लोग कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग को देखना ये है कुछ न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ सूत्र जानना है। सूत्र को कैसे पहले सिद्ध करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि तुम्हारा पेज नंबर में दिया हुआ है 10, पेज नंबर 10 में दिया गया है गोलीय दर्पण द्वारा अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F = R/2। हम पहले ही बना के रखे हैं ताकि टाइम कम लगे। ये तुम्हारा एक दर्पण है, इसका नाम है A'। हम बताए थे इसमें बीच में ध्रुव होता है जिसका नाम हम लोग T देते हैं, और ये आपतित किरण है, B से A तक आ रहा है और A से F की ओर लौट रहा है। ठीक है, इसमें जो F है मुख्य फोकस है। E से F तक की दूरी यानी फोकस तक की दूरी मुख्य अक्ष पे जो भी होगा उसका नाम होगा F, छोटा f फोकस दूरी, और C वक्रता केंद्र है। P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको R द्वारा डिनोट किए। ये आपतन कोण हुआ और ये परावर्तन कोण हुआ। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है परावर्तन के नियम से। तो यहाँ हम लिखे हैं माना A और A' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। इसका ध्रुव क्या है? P है, एवं वक्रता केंद्र C है तथा PC मुख्य अक्ष है। PC मुख्य अक्ष के समांतर BA आपतित किरण खींचा गया है जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो परावर्तन के नियम से कोण I = कोण R। तो PQ समांतर है BQ का। तो परावर्तन के नियम से कोण I = कोण R, और यहाँ पे हमारा है PC ये मुख्य अक्षर, BA आपतित किरण है, दोनों समांतर है। तो समांतर है तो BAC यानी ये कोण I, और कोण ACP यानी ये कोण, दोनों कोण बराबर होगा एकांतर कोण से। ठीक है, तो वही लिख दिया गया। त्रिभुज ACF एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये कोण किस कोण के बराबर होगा? दो भुजा आपस में बराबर है तो ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर होगा। AF = CF या FC। जब ध्रुव, ये A जो है ध्रुव के बहुत नजदीकी है, निकट होने के कारण AF जो होगा FC के बराबर होगा। ये समीकरण 1 के समीकरण 2 मान लिए। तो समीकरण 1 में है AF = FC और समीकरण 2 में है AF = FC, यानी इधर वाला पक्ष दोनों में बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से हम कह देंगे FP = FC या FC = FP। तो FC और FP और FC जो हमारा है वह F के बराबर होता है। तो CP यानी C और P यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या = डबल FC होगा या FP होगा। तो FC प्लस FP दोनों बराबर है, दोनों का मान हम लोग F डाल दिए। F + F क्या हो जाएगा? R = 2F हो गया। तो ये इधर घुमा दिए, इधर घुमा दिए, तो R = क्या हो जाएगा? F = क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। इसको देखो, तो AF = FP समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से FC = FP ले लेंगे, और CP = FC + FP। FC = FP है तो FP का वैल्यू हमको मालूम है, इसलिए FC की जगह पे FP ले लिया। FP तो है ही, FP का मान F है तो R = 2F लेके चल दिए। तो F = क्या हो जाएगा? R/2। इस तर्क पे तुम्हारा कुछ सवाल है ना? का सवाल है पेज नंबर 24 में। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 है तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? अगर मान लो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, दैट मीन्स R = दिया हुआ है 24, तो उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? F = क्या होता है? R/2। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 24/2 यानी 12। F = कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। आंसर उसका फोकस दूरी आ गया हमारा कितना?
F इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी उसका फोकस दूरी अगर हम लोग लिख सकते हैं, अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। ये समझना है जो पहला सवाल था। दूसरा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। जब उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलेगा तो उसको हम लोग प्लस लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारा वो है फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर में, यानी R इक्वल टू प्लस 36 ले लिए। हमको क्या निकालना है, F, तो लिखेंगे F इक्वल टू R/2 होता है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36/2, तो काट देंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस 18। तो हमारा इसका वक्रता, इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे, अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F इक्वल टू प्लस 18 है। समझे, इस तरह से प्लस 18 सेंटीमीटर है। समझे बात को। तो ये हमारा इसका न्यूमेरिकल बना। अगला सवाल है, यदि सूर्य का प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण के आपतित हो रहा हो तो प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर बन रहा हो, दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या है। जब ऐसा बात बोलता है कि दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर पर बन रहा हो, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, हुए फोकस पे है, यानी फोकस दूरी है उसकी 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, इसका मतलब F इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना R। तो R इक्वल टू क्या होता है, 2F, यानी 2 इंटू 15 यानी 30। तो हम लोग 30 सेंटीमीटर, यानी हमारा यहाँ इस सवाल के अनुसार में जो दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, दर्पण का वक्रता त्रिज्या बड़ा R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझे बात को। तो इस तरह से हमारा 3 सवाल वो बन गया। ऐसा ही तुम्हारा लेसन में कुछ सवाल दिया हुआ है जिसको आपको खुद सॉल्व करना है। ये जो दिया गया है इसको आपको सॉल्यूशन करना है, इसलिए क्योंकि सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल सवाल आपसे बनेगा नहीं। बहुत सारा सवाल आता है एग्जाम में जो इस तरह का न्यूमेरिकल रहता है, तो आप आराम से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से तुम लोग जो न्यूमेरिकल सीखे उस पे कुछ सवाल था, बता दिए। अब हम लोग लेसन 2 पढ़ते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, हम जानते हैं कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से सीधी रेखाएं में चलती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या वह उसी सरल रेखा पर चलती है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हम एक सरल प्रयोग करते हैं। मान लो कोई प्रकाश आ रहा है जिधर से, क्या उधर ही लौट के चला जाता है, ऐसा पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए क्रियाकलाप किया जा रहा है। तो क्रियाकलाप 1 में जैसे यहाँ दिया गया है उस तरीका में, सबसे पहले एक टॉर्च के कांच को एक ऐसे मोटे काले कागज के टुकड़े से ढक दिया देते हैं जिसके बीच में एक बहुत ही छोटा छेद हो। टॉर्च को जलाने से प्रकाश की पतली किरण पुंज प्राप्त होती है। इसके लिए यदि सुलभ हो तो एक लेजर पॉइंटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ नाद है, नाद और नीचे हमारा पेपर है, इस पर एक टॉर्च रखा गया है। आप चाह सकते हो तो लेजर लाइट भी रख सकते हो। कांच के एक बीकर या ग्लास में पानी भरकर उसमें दूध की एक बूंद डाल देते हैं और इस बर्तन या गिलास को एक अंधेरे कमरे में एक टेबल पर रख देते हैं। एक अगरबत्ती को जलाकर बर्तन के पानी के ऊपर कुछ धुआं पैदा करते हैं और बर्तन को कांच से ढक देते हैं। धुएं के कण पानी के ऊपर की हवा में तथा दूध के कण पानी में प्रकाश के पथ को दर्शाने में मदद करता है। अगर मान लो हम इसके अंदर क्या कर रहा है, पानी के अंदर में थोड़ा सा दूध डाल दिया और ऊपर में थोड़ा धुआं डाल दिया, इससे क्या हुआ, ये प्रकाश को जाने में थोड़ा सा रुकावट और मदद भी करेगा। अब टॉर्च से प्रकाश के किरण पुंज को पानी की सतह पर सतह के लंबवत डालने
हम देखते हैं कि प्रकाश की किरण पुंज पानी में से होकर सीधे गुजर जाती है, परंतु जब प्रकाश की किरण पुंज को पानी की सतह पर तिरछी डालते हैं तो हम देखते हैं कि किरण पुंज अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रकार के मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम लोग यहाँ से सीधा डाल रहे हैं तो प्रकाश पानी की सतह के लंबवत पड़ती है, प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है, जा रही है किधर से पता नहीं चल रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, जब हम तिरछा दे रहे हैं तो इसमें ये ऐसे करके गया और फिर थोड़ा सा हल्का कर्व हो गया, अपने तरफ मुड़ गया, जबकि सीधा में ऐसे जाना चाहिए लेकिन वैसे न जाकर ये थोड़ा सा मुड़ गया। पानी की सतह पर तिरछी पड़ती प्रकाश की किरण दिख रहा है, ऐसा सीधा आया, तिरछा पर आ रहा है, तिरछा में जाकर इसे थोड़ा मुड़ गया। तो क्यों मुड़ा? क्योंकि वहां पे धुआं था, है ना, और धुआं होने के चलते हमारा प्रकाश जो है थोड़ा मुड़ गया। देखा जाए आगे और अतः प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम के जाने से पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब किसी भी पारदर्शी यानी जिससे वो आर पार जा सके, जिस माध्यम में आएगा उसमें अगर प्रकाश को भेजते हैं तो उस प्रकाश में क्या होता है, वो अपवर्तन हो जाता है। उस क्रिया क्या कहते हैं? अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की घटना को और अच्छी तरह समझने के लिए दो और सरल प्रयोग करते हैं। क्रियाकलाप 2, एक खाली कटोरी लेकर उसी तली पर एक सिक्का रख देते हैं। अब अपनी आंखों से इस जगह ऐसी जगह लाते हैं जहां से सिक्का दिखाई नहीं देगा। आंखों को उसी जगह स्थिर रखकर कटोरी में धीरे धीरे पानी डालते हैं। अब सिक्का दिखने लगता है, ऐसा लगता है कि कटोरी की तली और सिक्का कुछ ऊपर उठ गया है। हम लोग क्या करेंगे, एक कटोरा लेंगे ऐसा, उस कटोरा में एक सिक्का बीच में रख दिए। अब जब हमको दिख रहा था, अब आंख को ऐसा ले जाएंगे, ऐसा धीरे 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 नीचे ले जाएंगे कि कटोरी में वो सिक्का हमको अब दिखाई न दे। अब अपने दोस्त को बोलेंगे कि थोड़ा सा उसमें पानी डालो। पानी जब डालेंगे धीरे 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 धीरे, जब पानी डालते 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 देखेंगे क्या, हमारे आंख को वो सिक्का दिखाई देने लगा, है ना। ऐसा क्यों हुआ? ये प्रकाश का प्रवर्तन का नियम पे हो रहा है। हम जानते हैं कि कोई वस्तु हमें तभी दिखाई पड़ती है जब उस वस्तु के से प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती है। हम लोगों को कोई वस्तु तभी दिखता है जब उस पर कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा और वो प्रकाश हमारे आंख पर पहुंचेगा तब। क्रियाकलाप 2 में जब कटोरी खाली है और आंख ई पर, तब प्रकाश कोई किरण सिक्का ए से आंख तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए सिक्का नहीं दिखाई पड़ता है। जब कटोरी में पानी डाला जाता है तो प्रकाश की किरणें पानी की सतह पर दिशा बदलती और मुड़कर आंखों तक पहुंचती है और सिक्का दिखने लगता है। आंखों तक पहुंचने वाली किरण को पीछे बढ़ाने पर वे ए डैश पर मिलती है और आंखों को ऐसे प्रतीत होता है कि किरण ए डैश से आ रही है, अर्थात सिक्का ए अपने वास्तविक स्थान से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है और लगता है कि तली से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा तुम लोग देखते होगे, प्रत्येक दिन स्नान करने अपने घर में जाते होगे, स्नान घर में, तो उसमें देखते हो बाल्टी में जब तक खाली है तो बड़ा लंबा गहरा है उस बाल्टी में, और जैसे ही तुम उसमें पानी भर जाता है देखोगे, झांकोगे तो दिखाई देगा कि उसका पेंदी ऊपर उठा हुआ है, अर्थात बाल्टी अंदर से देखने पर लगता है कि छोटा है। क्यों होता है? वो प्रकाश के प्रवर्तन कारण पेंदी ऊपर उठ जाता लगता है ना। उसी तरह से एक खाली गिलास में एक पेंसिल रख देते हैं, उसे एक ओर से देखते हुए गिलास को पानी से लगभग आधा भर देते हैं। पेंसिल पानी की सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होगी। जब हम पेंसिल को ग्लास में रखेंगे तो सीधा रहता है, लेकिन जैसे ही उसमें पानी डालेंगे तो लगेगा पेंसिल टेढ़ा है ना। पानी की सतह पर पेंसिल न केवल मुड़ी हुई प्रतीत होती बल्कि ध्यान से देखने पर पानी के अंदर पेंसिल थोड़ी अधिक मोटी भी प्रतीत होती है और थोड़ा मोटा भी दिखाई देगा। इसी प्रकार पानी के अंदर गोताखोर अधिक मोटे प्रतीत होते हैं। कांच के बर्तन में पानी के रखे नींबू या फिर चीनी की चाशनी में रखे रसगुल्ले वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देते हैं। इन सबों का कारण प्रकाश का अपवर्तन का नियम है। मतलब जब रस में रसगुल्ला रखा रहेगा तो हमको रसगुल्ला लगेगा थोड़ा बड़ा, जब बाहर रहेगा तो थोड़ा छोटा। इसलिए हम लोग दुकानदार को बोलते हैं कि वो वाला दीजिए, वो वाला दीजिए, जब देता है तो, है ना। लेकिन वो तो जब निकालता है तो वो तो वही रसगुल्ला रहता है, वहां पे दिखाई देता है साइड में बड़ा और यहाँ दिखता है छोटा, है ना। इस तरह से पानी की अतिरिक्त अन्य पारदर्शी द्रवों जैसे तारपीन, किरोसिन आदि के साथ हम उपयुक्त प्रयोग के दोहराकर देख सकते हैं कि पेंसिल के मुड़ने या सिक्के के ऊपर उठाने या उठने की मात्रा भिन्न भिन्न द्रव्यों में के लिए भिन्न भिन्न होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि विभिन्न पारदर्शी माध्यमों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समान नहीं होता। मतलब तो
तो इस तरह से पारदर्शी जो भी द्रव्य है सब में एक जैसा पारदर्शी गुण नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि पारदर्शी हम लोग पानी में समान है, पेट्रोल में अलग ढंग का होगा, डीजल में अलग ढंग का होगा, केरोसिन में अलग ढंग का होगा, अगर तो सबका अलग अलग है। इस तरह से हम लोग देखते हैं प्रकाश की चाल। हमने देखा कि प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात मुड़ जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है। फिर हमने यह भी जाना कि भिन्न भिन्न माध्यमों से प्रकाश किरणों के मुड़ने की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इन प्रश्नों के उत्तर इस तथ्य में निहित है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। सही बात है। जैसे आप मान लो अलग अलग माध्यम से कहीं सड़क पर चलते हो तो सब माध्यम का चाल एक जैसा रहता है क्या? नहीं। जैसे हम पैदल चलेंगे, बस से चलेंगे, साइकिल से चलेंगे, ट्रक से चलेंगे, कार से चलेंगे, मोटरसाइकिल से चलेंगे, तो सबकी चाल अलग अलग होती है। उसी तरह से वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा यह पाया कि प्रकाश निर्वात या शून्य में सबसे तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है। यह निर्वात क्या होता है? निर्वात का मतलब वैक्यूम, मतलब एकदम खाली, उसमें हवा भी नहीं रहे। कब? वायु में प्रकाश की चाल इससे थोड़ी ही कम होती है, और वायु यानी हवा आ गया जहाँ पे तो उसमें थोड़ा सा कम होता है प्रकाश का चाल। परंतु व्यवहार में हम इसे निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर मान लेते हैं, और उसको हम लोग जो प्रकाश की चाल निर्वात में है उसी को मानते हैं। पानी में प्रकाश की चाल लगभग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है, अर्थात पानी में प्रकाश का चाल कितना है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, और निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और अगर वायु में भी तो वही हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जबकि कांच में इसकी चाल लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि कांच में इसका चाल क्या है? 2 लाख प्रति किलोमीटर प्रति सेकंड। वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल पानी में कम है। अगर वायु से देखा जाए तो पानी में देखा जाए तो उसका चाल कम है। हम कहते हैं कि हवा की अपेक्षा पानी की प्रकाशीय घनत्व तो अधिक है, अर्थात वायु की अपेक्षा पानी का प्रकाशतः सघन माध्यम है, और पानी की अपेक्षा वायु प्रकाशतः विरल है माध्यम है। फिर चूंकि प्रकाश की चाल पानी की अपेक्षा कांच में कम है, पानी की अपेक्षा प्रकाशतः सघन माध्यम है, इसलिए कांच की अपेक्षा पानी प्रकाशतः विरल माध्यम है। विरल का मतलब होता है जहां से आराम से जाता है, ठीक है। पानी प्रकाशतः विरल माध्यम है, किसके अपेक्षा? कांच के अपेक्षा। मतलब कांच में उससे थोड़ा डिफिकल्ट से जाएगा, मतलब उसमें स्पीड थोड़ा कम रहेगा, लेकिन पानी में उसमें थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब पानी और वायु में देखेंगे तो पानी में थोड़ा कठिनाई से जाएगा, जबकि हवा में ज्यादा स्पीड में जाएगा। बात समझ में आ गया? तो प्रकाशीय घनत्व पारदर्शक पदार्थ का एक गुण है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का चाल उतनी ही कम होगा। यानी जिस वस्तु का प्रकाश का घनत्व या जिस वस्तु का प्रकाशीय घनत्व ज्यादा है, अर्थात वहां चाल प्रकाश का क्या होगा? कम होगा। अब आते हैं प्रकाश के अपवर्तन की व्यवस्था। प्रकाश के अपवर्तन की पूरी व्याख्या के लिए कुछ पदों को परिभाषित करना आवश्यक है। आपतित किरण, दो माध्यमों को अलग करने सतह पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब जिस माध्यम से या कोई भी माध्यम से, जिसमें जैसे कांच हो, कुछ भी हो, है ना, करने वाले सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, है ना, और आपतित किरण कहते हैं। और एबी को, दो माध्यम को अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। इसको हम लोग चित्र 2.4 में देखेंगे। ये दो माध्यम है ना, प्रकाश का अपवर्तन का व्याख्या करने के लिए माध्यम लिया गया। ये नीचे कांच है हमारा, ऊपर वायु है, ठीक है ना। मान लो कोई भी चीज कहीं रखेंगे, कलम है, तो इसके ऊपर क्या होगा? वायु होगा। तो वही बात, यहाँ पे कांच है, उसके ऊपर वायु है। तो ए भी दो पारदर्शी माध्यम जैसे वायु एवं कांच को अलग करने वाला सतह है, और PQ आपतित किरण है। ये जो ए बी है ये कांच है और ऊपर में वायु है। यहाँ हमारा PQ वायु में है आपतित किरण, और जैसे ही वो कांच में गया तो आपतित किरण जो है या अपवर्तित किरण जो हमारा है वो कांच में जाके जब जा रहा है तो वह थोड़ा सा मुड़ जा रहा है।
किधर की ओर मुड़ रहा है, अविलंब की ओर मुड़ रहा है। तो इस तरह से जो मुड़ने की क्रिया हमारा है, यह मुड़ने पर हमारा परावर्तन को दिखा रहा है कि माध्यम अगर घनत्व तो ज्यादा होता है, कांच का घनत्व तो ज्यादा होता है हवा से, इसलिए वो मुड़ गया, विचलन कम हो गया, स्पीड कम हो गया उसका। ठीक है। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यम को अलग करने वाले सतह को टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसको क्यू आपतन बिंदु कहते हैं। जहां से मान लो माध्यम से ऐसे करके आया, यहां से जा रहा है दूसरे माध्यम में, तो इस बिंदु को ही कहते हैं क्या, आपतन बिंदु। अभिलंब, किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु को अभिलंब कहते हैं। जैसे हम लोग का मान लो ये बिंदु ऐसे करके आ रहा है और यहां से एकदम सीधा एक अभिलंब खींच देंगे तो इस एमएन को क्या कहेंगे, अभिलंब। अब अपवर्तित किरण, दूसरे माध्यम से मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरणों को अपवर्तित किरण कहते हैं। मतलब ये हमारा आपतित किरण जो आ रहा है, ये जैसे ही इसमें गया तो अपवर्तित हो गया, है ना, थोड़ा सा मुड़ गया तो रिफ्रैक्ट हुआ, इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। इसका नाम हो गया क्यूआर। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसको दिया गया है यहाँ पर जो अभिलंब के साथ बना रहा है कोण, उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण आई। और इसका यहाँ पे अपवर्तन कोण हो गया। अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। एम क्यू आर, नीचे में एम क्यू आर जो हमारा बना वो परावर्तित कोण बना, अपवर्तित कोण बना कह सकते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन की घटना को अच्छी तरह समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। इसके लिए आवश्यक उपकरण है ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग पिन, कुछ आलपिन और एक ताव सादा कागज। ताव मतलब होता है एगो पेज, है ना। तो इसको एक ड्राइंग पेज के अनुसार बनाएंगे। एक ड्राइंग बोर्ड पर एक ताव सादा कागज फैलाकर उसे चारों कोनों पर ड्राइंग पिन लगाकर स्थिर कर देते हैं। कागज के बीच में कांच की एक आयताकार सिल्ली रखकर एक नुकीले पेंसिल से उसकी सीमा रेखा ABCD खींच लेते हैं। जैसे देखो ये 4 गो बिंदु है, एक स्लाइड एक कागज में ABCD, इसको पिन के द्वारा दे दिया गया ABCD, ये कागज हो गया, ठीक ना। अब सतह AB के बाईं ओर किसी बिंदु Q पर, ये बाईं ओर हो गया, एक पिन को सिल्ली से काट कर गाड़ देते हैं। यहां पर लेकर इसको गाड़ देते हैं। इस पिन से लगभग 10 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर एक और पिन P को इस प्रकार गाड़ देते हैं, P है ना, यहाँ पर P हो गया कि P तथा Q को मिलने वाली रेखा AB पर तिरछा हो। मतलब इसको सीधा नहीं गाड़ेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा तिरछा, ताकि यहाँ से यहाँ तक आए जो किरण वो थोड़ा तिरछा दिखाई दे, AB पर तिरछा दिखाए। अब सिल्ली के दूसरी ओर की सतह DC की ओर से P तथा Q को प्रतिबिंबों को एक सीधे में देखते हुए 2 और पिन S तथा T को इस प्रकार गाड़ देते हैं कि चारों एक सीध में दिखाई दे। यहाँ पे इसी तरह से क्या गाड़ेंगे, S और T, यहाँ पर एक S डालेंगे एक T डालेंगे, ये हमारा लगेगा कि यहाँ से यहाँ तक एक सीध में आ रहा है। अब सिल्ली को हटा देते हैं और पिन को उखाड़कर उन बिंदुओं को छोटे छोटे वृत्तों से घेर देते हैं। पिन को हटा क्या करते हैं, वहां पे छोटा छोटा बिंदु से घेर देते हैं ताकि लगे कि यहाँ पे पिन था। पिन को उखाड़कर उन बिंदुओं को छोटे छोटे कर देते हैं। PQ को मिला देते हैं, P और Q को मिला देते हैं और Q से AB पर NQ और N डैश, N ऊपर में है, Q और N डैश एक लाइन खींचा गया और तथा R से CD पर, ये वाला CD पर MRM डैश एक अभिलंब खींच लेते हैं। वायु तथा कांच को अलग करने वाले AB पर PQ आपतित किरण तथा QR उसका अपवर्तित किरण हो जाएगा। मतलब ये आपतित किरण हुआ और ये अपवर्तित किरण हो गया, ठीक है। NQPI आपतन कोण और N-QR R डैश अपवर्तन कोण हो गया। मतलब ये हमारा जो RI है ये आपतन कोण हुआ और ये जो R डैश है ये अपवर्तन कोण हो गया। हम पाते हैं कि आपतन कोण से I से अपवर्तन कोण R छोटा है, अर्थात प्रकाश की किरण वायु से कांच और में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ देख रहे हैं जाने पर थोड़ा सा ये छोटा है तो मुड़ जाती है, थोड़ा यहाँ जाने के बाद फिर इधर से इधर ही आती है, इस तरह मुड़ती है, इसलिए थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है।
इस प्रकार वायु तथा कांच को अलग करने वाले सतह डीसी पर क्यूआर अपवर्तित किरण तथा आरएसटी उसका अपवर्तित किरण होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपतन किरण और ये परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण है। अब कोण एम आर क्यू इक्वल टू आई डैश है ना, एम आर क्यू बराबर यहाँ पे जो अंदर में ही बन रहा है इसका आपतन कोण वह हमारा आई डैश हो गया तथा एम डैश आर टी जो आर डैश बना हमारा वो इसका अपवर्तन कोण बन गया। यहाँ हम पाते हैं कि आपतन कोण आई डैश से अपवर्तन कोण आर डैश बड़ा है, यहाँ भी देखते हैं बड़ा है, अर्थात प्रकाश की किरणें कांच से वायु में जाने पर अविलंब से दूर हट जाती है। ये यहाँ आता है तो ये थोड़ा दिखता है बड़ा, और यहाँ ये जब बाहर आता है तो थोड़ा सा हट जाता है ना। अब ऊपर वर्णित प्रयोग को हम इस प्रकार दोहराते हैं कि आपतित किरण सिल्ली पर अविलंब की दिशा में पड़े, तब हम पाते हैं कि यह किरण सिल्ली से बिना दिशा परिवर्तन के सीधे निकल जाती है। अतः जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े अर्थात बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। दो माध्यम जब आएगा और सीधा पड़ेगा, जैसा यहाँ दिख रहा है लंबवत, ये तिरछा पड़ा तब ना, अगर ये सीधा पड़ेगा तो क्या होगा, सीधे मुड़कर सीधे निकल जाएगा, इसमें मुड़ेगा कहीं पता नहीं चलेगा। इस तरह से अगर थोड़ा तिरछा रहेगा तो हमको पता चल जाएगा कि मुड़ रहा है ना। अब है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन क्रियाकलाप 4 से प्राप्त आरेख में PQ को L तक बढ़ा देते हैं। PQ को हम कहां तक बढ़ाते हैं, L तक, ठीक है, और L तक बढ़ा देते हैं। हम पाते हैं कि यह रेखा निर्गत किरण RST के समांतर है। इस तरह कांच की सिल्ली से पार करने के बाद प्रकाश की किरण अपने पूर्व पथ से हट तो गई है परंतु अपनी दिशा के समांतर ही रही। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जो बीच की दूरी होता है उसको क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। इसको HL द्वारा विस्थापन होता है, इसका नाम है पार्श्विक विस्थापन का HL। देखो ये H है, अगर देखा जाए तो ये कहां से कहां तक आया, यहाँ से होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये कहाँ है, ऐसे करके सीधा आना चाहिए था। अगर सीधा हम लोग मान लो कोई दर्पण में देंगे तो ऐसे सीधा ना आएगा, लेकिन ये ऐसे आकर फिर ऐसे, इतना जो दूरी हमारा आया ये इसको कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसी विस्थापन को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तब द्रष्टव्य को देखा गया कि सिल्ली सतह डीसी की ओर देखने पर पिन P तथा Q को TSR की दिशा में दिखाई पड़ता है। निर्गत किरण पार्श्विक विस्थापन सिल्ली की चौड़ाई AD पर निर्भर करता है। यदि सिल्ली की चौड़ाई अधिक होती है तो पार्श्विक विस्थापन भी अधिक होगा। पार्श्विक विस्थापन का मान आपतन कोण के बढ़ने पर भी बढ़ता है। किसी मकान की खिड़की के शीशे से बाहर की वस्तुओं को देखते समय हम अपवर्तन का प्रभाव होता है अर्थात पार्श्विक विस्थापन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि खिड़की के शीशे साधारणतः पतले होते हैं और हम किरण के पथ में होने वाले पार्श्विक विस्थापन कम मात्रा में होता है। जैसे हम लोग खिड़की में मान लो आर पार दिखने वाला कांच लगा हुआ है तो उसमें से हम लोग जब देखेंगे तो क्या दिखता है कि वस्तु जो सामने बाहर दिखता है एकदम फ्रेश दिखता है, ना हमको मुड़ा हुआ दिखता है ना कुछ। क्यों दिखता है, क्योंकि कांच का जो होता है वो थोड़ा पतला होता है। अगर मोटा रहता तो हमको उस तरह से मुड़ा हुआ थोड़ा दिखाई देता। ये समझ में आया बात, समझ में। अब देखते हैं हम लोग अपवर्तनांक, ठीक है। एक माध्यम से अपवर्तनांक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण के मुड़ने का परिमाण पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल चूंकि भिन्न भिन्न होती है तब प्रकाश की किरणों की दिशा को बदलने की उनकी क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए हवा से पानी में जाने वाले किरण की अपेक्षा हवा से कांच में जाने वाली किरण अविलंब की ओर अधिक मुड़ेगी क्योंकि पानी की अपेक्षा कांच में प्रकाश की चाल कम है। ये बात हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि पानी की अपेक्षा कांच का प्रकाश की चाल कम है। पानी में ज्यादा है, वायु में पानी से ज्यादा है प्रकाश का चाल और वायु से कम है प्रकाश की चाल। किस पर, पानी में। पानी से प्रकाश का चाल ज्यादा पानी में है जबकि कांच में प्रकाश की चाल कम है। समझ में आया बात। तो इस तरह से यहाँ पे बोला है कि किसी माध्यम की प्रकाश का किरण की दिशा को बदलने की क्षमता को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में n से सूचित करते हैं। मतलब किसी माध्यम में अपवर्तनांक को किस माध्यम से सूचित करते हैं, n से। तो n बराबर क्या, शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम प्रकाश की चाल। अब कांच का अपवर्तनांक हो गया शून्य में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। इस तरह से इसका अनुपात निकालेंगे तो 1.5 होगा।
तो अगर कांच में प्रकाश की चाल और प्रकाश की चाल को हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3। कैसे आएगा भाई? कांच में देखेंगे पानी का अपर्तनांक देखेंगे, जहाँ कांच का अपर्तनांक तो ये पानी का अपर्तनांक हो जाएगा शून्य में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, इसको बटे कर देंगे तो 4.33 आ जाएगा। अर्थात पानी में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल के 1/1.33 अथवा 3/4 गुनी होती है। किसी माध्यम का अपर्तनांक जितना अधिक होता है अपवर्तित किरण उस माध्यम में उतना ही अधिक मुड़ता है। तालिका में कुछ का माध्यम दिया हुआ है, जैसे देखो वायु में अपर्तनांक दिया हुआ है 1.003, पानी में दिया हुआ है 1.33, किरोसिन में दिया 1.44, अल्कोहल में 1.36, टार्पिन में 1.4647, कार्बन डाइसल्फाइड में 1.63, बेंजीन में 1.50, पिघला क्वार्ट्ज में 1.46, बर्फ में 1.31, क्राउन कांच में 1.48 से 1.61, फ्लिंट कांच में 1.53 से 1.96, कैनेडा बालसम में 1.53, मानिक जिसको रूबी कहते हैं 1.71, नीलम जिसको स्पेयर कहते हैं 1.77, सेंधा नमक 1.54, हीरा में 2.42। सबसे ज्यादा अपर्तनांक अभी हम लोग यहाँ देखें किसमें है? हीरा में। इसीलिए हीरा हमको प्रकाश जैसे ही पड़ेगा बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। बात को समझ में आ गया? पढ़ाई करने से हम लोग को समझ में आया कि हीरा क्यों चमकता है। ठीक है। वायु का अपर्तनांक लगभग 1 है और इसलिए व्यवहार में वायु की अपेक्षा किसी माध्यम से अपर्तनांक को उस माध्यम का निर्वात यानी शून्य की अपेक्षा अपर्तनांक जिसे निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं के बराबर मान सकते हैं। हीरा का अपर्तनांक सभी पदार्थों का अपर्तनांक से अधिक होता है। यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपर्तनांक अधिक हो तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम से प्रकाशतः सघन कहा जाता है। अतः पहले माध्यम को दूसरे की अपेक्षा प्रकाशतः विरल कहा जाता है। उदाहरण के लिए तालिका 2.1 में प्रकाश सबसे अधिक सघन माध्यम है। हीरा n बराबर 2.42 है, प्रकाश सबसे अधिक विरल है। इसका मतलब हो गया n माध्यम वायु क्या है? n = 1.003 यानी वायु का अपर्तनांक 1.003 है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि प्रकाशतः सघन माध्यम का घनत्व भी अधिक हो। उदाहरण के लिए टार्पिन का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। टार्पिन का घनत्व क्या है? पानी के घनत्व से कम है, किंतु टार्पिन जिसका अपर्तनांक 1.47 है और पानी जिसका अपर्तनांक कितना है? 1.33 है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि सघन है यानी उसका अपर्तनांक ज्यादा है टार्पिन का। जबकि जिस माध्यम का अपर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। जिस माध्यम का अपर्तनांक कम होता है उस प्रकाश की चाल क्या होगा? अधिक होगा। अर्थात किरोसिन, टार्पिन और पानी में प्रकाश की चाल पानी का 1.33 अधिकतम होगी और टार्पिन का 1.47 न्यूनतम होगा। इस तरह से आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। तो तुम लोगों को घर से क्या करना है? यहाँ पे वायु का चाल दिया हुआ है, अपर्तनांक दिया हुआ है सबका। ठीक है, इसको याद कर लेना है। कैसे करना है इसको पढ़ने के बाद आपको अगला जो हम पढ़ाएंगे इसमें भी आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ हम पिछला लेसन का कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे कैसे बनेगा और दर्पण सूत्र भी बताएंगे। ठीक है ना। अभी तुमको बताया R बराबर 2F अर्थात F = R/2। तो ये है जो उस पर न्यूमेरिकल तुमको बन रहा है उसको बनाना है और जो भी तुम्हारा सवाल आगे बन रहा है उसको बना के देखना है कि वैसे ही बनाना है। अच्छा, ये सब होने के बाद एक बात दिमाग में रखना है, जिसको लग रहा होगा कि हम तो सर इसको कहाँ उतारे पेयर रख, तो अगर चाहोगे तो साइंस का पेयर कॉपी बना सकते हो या एक ट्रिक कॉपी भी बना सकते हो या एक एक्स्ट्रा कॉपी टाइप का रख लो जिसमें ये चीज को उतार है ना, ताकि वो साइंस का अलग से मेरा बना हुआ न्यूमेरिकल रहे। अगर केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन सिखाया जा रहा है उसको उतारे। ठीक है ना। ये सारा चीज को दिमाग में बनाना है कि घर में बिना डायरेक्ट कहीं समझ में नहीं आ रहा है कॉल करना है, तुमको जो गिवेंस होगा। दूसरा, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि प्रेजेंट सर लिख देते हैं कमेंट में, तो प्रेजेंट सर लिखने से आपकी प्रेजेंटेशन नहीं बनेगी, क्योंकि आपका जो वहाँ पे बना हुआ नाम जिस नाम से बना हुआ है वह नाम हमारे यहाँ नहीं एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप किसी दूसरे से या घर के भैया का मान लो मेल से बना हुआ है तो आपको कोई बात नहीं, आप अपना नाम लिखिए उसमें। मान लीजिए मान लो कोई अगर लड़का है अमित कुमार, तो अमित कुमार के नाम से अगर बना हुआ है तो वो लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको दिख रहा है अमित कुमार प्रेजेंट सर है। अब मान लो अमित कुमार है ही नहीं हमारे कोचिंग में, मान लो
और वह लिख रहा है तो गलत है, पता नहीं चल रहा है ना। इसलिए क्या करना है, अगर अमित कुमार के नाम से बना हुआ है और करना है किसी सौरभ को या किसी गौरव को या किसी मान लो कि संदीप को करना है, तो उसको क्या करेगा, नीचे लिखेगा संदीप कुमार प्रेजेंट सर, तो आपकी प्रेजेंटेशन आपका रजिस्टर में बन रहा है। ठीक है, क्योंकि लास्ट जब अगस्त में आपका आइडियल स्टूडेंट का बात होगा, ये प्रेजेंटेशन नहीं फिर बन पाएगा। आप कितना भी बोलेंगे कि हम सर व्हाट्सएप में भेज रहे थे प्रेजेंटेशन, तो आपका वो व्हाट्सएप से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो पढ़ाई हो रहा है, आप पूरा फुल वीडियो देखिए। आप आधा वीडियो देखते हैं और फिर दूसरे जगह चले जाते हैं, ये काम गलत है आपका। फुल वीडियो आपको पढ़ने के लिए बनाया जा रहा है, इतना टाइम हम लोग दे रहे हैं, आप उस चीज को देखिए, पढ़िए, सीखिए और उसके बाद पढ़ाई को आगे जारी रखिए। एक बार देखने में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ठीक है, ये देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, आधा वीडियो देखकर पूरा पढ़ाई समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, बाय।